नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यह यूथ कंपटीशन का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दोस्तों, जिसमें से आज का पहला प्रैक्टिस सेट लिए हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों, इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं। RWA का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था। जो रुपया नामक सिक्का है दोस्तों, सबसे पहले किस शासक ने चलाया है? ऑप्शन आपके सामने हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर, शेर शाह सूरी। तो सबसे पहले दोस्तों, मध्यकालीन में रुपया नामक सिक्का चलाने वाला जो शासक है, यह आपका शेर शाह सूरी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, शेर शाह सूरी। बात करें शेर शाह सूरी के दोस्तों, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे फरीद भी कहते हैं। इसका बचपन का नाम जो है फरीद है दोस्तों, इसका बचपन का नाम फरीद था। और शेर शाह सूरी दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लागू किया था, साथ ही साथ जब्ती प्रणाली भी लागू किया था। क्या क्या शेर शाह से क्या क्या याद रखेंगे? रैयतवाड़ी और जब्ती प्रणाली। ठीक है दोस्तों, यह दो व्यवस्था यह लागू किया था और रुपया नामक सिक्का भी चलवाया था शेर शाह सूरी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? हसन निजामी थे, उतवी थे, फिर सऊदी फिरदौसी दोस्तों, या फिर चंद्रबरदाई। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था दोस्तों, यह उतवी था। कौन था? उतवी था दरबारी इतिहासकार। और इन्होंने कौन सी एक बुक लिखी है दोस्तों? तो इसकी बुक का नाम है किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी के लेखक कौन है? उतवी हैं। उतवी कौन है? तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। उतवी की एक पुस्तक है किताबुल यामिनी। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, प्राचीन पत्तन जो है पुहार किसके तट पर स्थित है? प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित है दोस्तों? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, बैगई के तट पर। तो पुहार दोस्तों जो था पत्तन पत्तन पुहार या बंदरगाह था दोस्तों, तो यह कावेरी के तट पर था दोस्तों। कहाँ? कावेरी के मुहाने पर था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि जो प्राचीन पत्तन बंदरगाह था यह कावेरी के मुहाने पे था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? स्वर्ण स्वर्ण श्री कृत्ता है, या फिर पलासिनी है, गंगा है, ऋजुपालिका है। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों, यह ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था और साल वृक्ष के नीचे दोस्तों इनको महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल में से कहाँ से मिला है? राख का टीला कहाँ से मिला है दोस्तों? पूछा जा रहा है राख का टीला कहाँ से मिला है? तो यह मिला है दोस्तों संगन कल्लू से मिला है। कहाँ से? संगन कल्लू से राख का टीला मिला है दोस्तों। कुछ विद्वानों कहते हैं यहाँ की जानवरों के गोबर को इकट्ठा करके उसमें आग लगा दिया गया था, तो राख का टीला वहीं से मिला है। कहाँ से? संगन कल्लू से जो है आपका राख का टीला मिला है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? कह रहा कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का आरंभ हुआ था दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय सरकार अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों जो पहली बार चुनाव हुआ था, प्रथम बार चुनाव हुआ था, यह दोस्तों आपका हुआ था 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह किए थे उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता में कटौती करना, या फिर आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, या भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह किए थे उसका एकमात्र उद्देश्य जो था दोस्तों, यह नमक कानून को निरस्त करना था। नमक के कानून को निरस्त करना था। ठीक दोस्तों, और महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1923 को 78 व्यक्तियों के साथ जो है नमक सत्याग्रह पे निकल लीजिए, जिसमें से दोस्तों 240 किलोमीटर पैदल की यात्रा किए थे। महात्मा गांधी जो है 240 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे। उसके बाद जो है यह पहुंचे थे दोस्तों, या दांडी पहुंचे। फिर वहां से 16 अप्रैल 1930 में दोस्तों
नमक कानून को तोड़े, उसके बाद वहीं से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए थे। महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह के लिए 12 मार्च 1930 को निकलते हैं 18 व्यक्तियों के साथ में। 240 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह जो कानून था उसको तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902, 1905 में। तो दोस्तों जो होम रूल इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की, यह फरवरी 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कौन किए थे दोस्तों? इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। पूछ रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था दोस्तों। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन, कराची अधिवेशन या फिर बनारस का अधिवेशन। तो दोस्तों 1905 में जो है बनारस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किए थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और यह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों किसके गुरु थे दोस्तों? हमने कल के वीडियो में आपको बताया है, तो आप कमेंट करके बताइए कौन थे। इसमें पूछा जा रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, यांगटी सिक्यांग नदी है या फिर हुआंग हो नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो यांगटी सिक्यांग है। यह ऑप्शन सी में दिया गया यांगटी सिक्यांग। और यह कहाँ की है नदी दोस्तों? यह चीन की है। यांगटी सिक्यांग की बात करें तो चीन की नदी है और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 6300 किलोमीटर है। कितनी है? 6300 किलोमीटर दोस्तों। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। पहली सबसे लंबी नदी जो है आपकी नील नदी है, दूसरे नंबर पर अमेजन नदी है, तीसरे नंबर पर यांगटी सिक्यांग नदी है। पहले नंबर पर कौन सी नदी है? तो पहले पे कौन सी नदी है? नील नदी है, दूसरे पे अमेजन नदी है, तो तीसरी कौन सी हमारी? यांगटी सिक्यांग नदी है। पहली कौन सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी विश्व की? नील नदी। दूसरे स्थान पे आती है अमेजन नदी, तीसरे पे आती है यांगटी सिक्यांग नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि बृहद जो है कह रहा कि बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है दोस्तों? तो यह जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। ऑप्शन ए हमारा होगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा पर होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में जो है प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर हिंद महासागर में। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है दोस्तों उत्पन्न होता है, यह हमारा भूमध्य सागर से होता है। कहाँ से? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और यह इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में आता है और उत्तर पश्चिमी राज्यों में जो है वर्षा करा देता है। तो हमारे से पूछा गया था कि भारत में जो प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ है यह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत अवस्थित है। भारत कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो भारत की बात करें दोस्तों तो यह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। फिर उसके बाद देशांतर की बात करें तो देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी हमारा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है 15 नंबर का प्रश्न जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले जो है 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु वालों की जो संख्या है सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो यह दोस्तों 31% है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 31%। अगले प्रश्न की बात करते थे। इसमें पूछ रहा है कि साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र किसे दिया जाता है दोस्तों? तो साख पत्र जो दिया जाता है यह दिया जाता है दोस्तों आयातकर्ता द्वारा। किसको दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है और इसे क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 18-17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। जो औद्योगिक विकास निगम है कहाँ स्थापित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में या फिर नोएडा में है।
तो उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक विकास स्थापित है दोस्तों, यह आपके कानपुर में स्थित है। कहाँ है? कानपुर में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कहाँ? कानपुर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे है? योजना आयोग से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, वित्त मंत्रालय से, या फिर वित्त आयोग से है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो संबंध है दोस्तों आपका यह वित्त मंत्रालय से है। किसे है? वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब बात करें वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यह 29 अक्टूबर जो है 1947 को हुई थी वित्त मंत्रालय की स्थापना। ठीक दोस्तों। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक दोस्तों। और पूछा जाए कि वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो 29 अक्टूबर 1947 के। वर्तमान समय में जो इसके वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 21 नंबर का। इसमें कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुछ घटना दी गई हैं दोस्तों, उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें पूछा है यल यम सिंधिया समिति, इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? यल यम सिंधिया की बात करें दोस्तों तो यह 1987 में किया गया था। एक मिनट, यल यम सिंधिया की समिति की बात करें तो यह 1987 में किया गया था। और दूसरी समिति दिया है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन की बात करें तो यह 1988 में किया गया था, 1988 में। और अशोक मेहता समिति की बात करें तो यह 1977 में किया गया था, 1977 में। और लास्ट बचा हमारा क्या है, जी के भी राव समिति की बात करें तो यह 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। अब हमको काल क्रमानुसार सही करना है, पहले व्यवस्थित ढंग से करना है। तो पहले कौन सा आएगा? तो अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में थी। तो अशोक मेहता समिति हमारा तीसरा नंबर, तीसरे को हम पहले स्थान पर रखेंगे। तो सिर्फ सी ऑप्शन में दिया गया है तीसरे स्थान पर, ना कि बी, ना कि सी और ना कि डी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा तीसरा सही होगा। कौन सा? अशोक मेहता समिति है, पहले है गठन हुआ उस। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। जो संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा दोनों में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन के विधेयक जो लाया जा सकता है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा जो होगा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 23 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा कि भारत की संसदीय व्यवस्था शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? जो शून्यकाल है वह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, या इनमें से कोई नहीं। तो शून्यकाल की बात करें दोस्तों तो इनमें से कोई नहीं, कहीं से नहीं लिया गया है। शून्यकाल की बात करें दोस्तों तो शून्यकाल का जो है संविधान में चर्चा ही नहीं है। शून्यकाल दोस्तों यह 1962 से जारी है, 1962 से जारी है। और इसका समय जो होता है दोस्तों 12 बजे से 1 बजे के बीच में इसका शून्यकाल कहा जाता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच को शून्यकाल कहा जाता है दोस्तों। और इसका जो है भारतीय संविधान में इस शब्द का उल्लेख ही नहीं किया गया है कि शून्यकाल का। तो हमारा क्या होगा कि शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो इनमें से कोई कहीं से नहीं लिया गया है कि शून्यकाल जो है 1962 से लागू है भारत में। और यह संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 24 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है दोस्तों? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, या भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता है। तो इसमें नागरिकता के बारे में दोस्तों पूछा गया तो भारत की जो है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। और नागरिकता संबंधी बात करें दोस्तों, नागरिकता चर्चा किसमें की गई है, भाग किसमें की गई है? तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी चर्चा की गई। किस अनुच्छेद से कहाँ तक? तो 5 से जो है 11 अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और नागरिकता कहाँ से ली गई दोस्तों? जो है यह नागरिकता ली गई है आपको ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक दोस्तों। पूछेगा अगर नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिया गया संविधान के, तो भाग 2 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 5 से 11 तक। नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन इसमें पूछा था कि नागरिकता संबंधी जो विशेषताएं कौन से सही है, तो भारत में जो है संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि दोस्तों कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पूछा प्रांतीय समिति के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सरदार पटेल थे? तो दोस्तों जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे यह सरदार पटेल थे। ऑप्शन डी होगा, सरदार पटेल थे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के। और बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यह संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के। और संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया है। जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, अरस्तु है, लैमार्क है, डार्विन है या फिर लियनस है। तो जीव विज्ञान का नाम जो दिए थे दोस्तों यह लैमार्क दिए थे। कौन है? लैमार्क जीव विज्ञान का नाम दिए हैं। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को जो है जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। डार्विन की बात करें तो यह उत्तर जीवित के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। उत्तर जीवित सिद्धांत को प्रतिपादित कौन किए थे? डार्विन के थे। लिनियस की बात करें तो लिनियस दोस्तों द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किए थे। तो ऑप्शन क्या हमसे पूछा गया था कि जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? तो यह लैमार्क ने दिए थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? जो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक कौन है दोस्तों? जो है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, सेलुलोज है। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं यह सेलुलोज है। कौन है? सेलुलोज। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। जो फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है किससे है? सौर ऊर्जा से है, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। तो फोटोवोल्टीय जो सेल संबंधित है दोस्तों यह आपका सौर ऊर्जा से है। किससे है? सौर ऊर्जा से। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रकाश किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है दोस्तों? प्रकाश की है, समय की है, प्रकाश की प्रवणता की है या खगोलीय दूरियों की है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है दोस्तों खगोलीय दूरियों की इकाई है। खगोलीय दूरियों की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 51 नंबर का प्रश्न है कि मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला जो है किनकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की है, रविंद्रनाथ टैगोर की, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद की है? जो मधुशाला है दोस्तों कृति है यह हरिशंकर राय बच्चन की है दोस्तों। किसके? हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 52 नंबर का कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? जो उस्ताद जाकिर हुसैन है उनका संबंध किससे है दोस्तों? सितार से है, तबला से है, सरोद से या फिर बांसुरी से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है दोस्तों यह आप इनका जो है तबला से संबंध है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? जो भूक्षरण होता है किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर या वन रोपण करके, वनस्पति हटाकर या फिर अति चराई करके? तो भूक्षरण रोका जा सकता है दोस्तों वन रोपण करके। ऑप्शन बी होगा, वन रोपण करके जो है भूक्षरण को रोका जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या जो है लास्ट ऑप्शन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है दोस्तों यह आपका जो प्रकाशित होता है यह होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी किस राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की है, गोवा की, हिमाचल प्रदेश, झारखंड की? यह सभी को पता होता है दोस्तों पणजी किसकी राजधानी है, तो यह गोवा की राजधानी पणजी है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि माले किसकी राजधानी है? माले जो है किसकी राजधानी है दोस्तों? तो माले आप सभी लोगों को पता होगा कि ये मालदीव की राजधानी जो है माले है। किसकी राजधानी? मालदीव की राजधानी जो है माले है। ठीक, माले किसकी राजधानी है? मालदीव की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 57 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा को? तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो पूछा है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? जो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है,
मध्य प्रदेश में, राजस्थान या महाराष्ट्र में? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध जो स्मारक है दोस्तों, यह आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर को? तो विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जो है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर को? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, हमारा तो इसमें दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 में दिए गए विषयों पर मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं, मिलान करना है हमको। इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1564 में क्या किया था अकबर? तो 1564 की बात करें दोस्तों, तो इसमें जजिया का उन्मूलन है। क्या? 1564 में जजिया का उन्मूलन ऑप्शन सी के साथ मिलेगा। और बात इधर से मिलाया जाए तो दहसाला सिस्टम है दोस्तों, दहसाला प्रणाली कब लागू किया था अकबर? तो यह लागू किया था आपको 1582 ईस्वी में। और बात करें मजहर की उद्घोषणा कब किया था? तो मजहर की जो उद्घोषणा किया था दोस्तों, यह 1579 में किया था। और जो इबादत खाना की स्थापना किया था, यह किया था 1575 ईस्वी में। तो हमारा मिलेगा कौन सा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। देख लेते हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों। तो हमारा जो है आंसर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? कौन शासक था दोस्तों कि जो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के निर्गत किए थे दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह सूरी या फिर अकबर था? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, मोहम्मद गजनवी जो था, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के चलाया था। कौन था? महमूद गजनवी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो है तक्कोलम का युद्ध हुआ था, जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों, किसके किसके बीच में हुआ था? चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य में, या फिर चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, चोल एवं होयसल के बीच, या फिर चोल एवं पांड्यों के बीच में हुआ था? जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों, यह हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। किसमें? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी में, पाली में, प्रकृत में या फिर संस्कृत में? तो जैन साहित्य, पहली बार जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया था दोस्तों, यह आपका लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। इसमें अर्धमागधी भाषा में। ऑप्शन ये हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाने का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, यह कहाँ से मिला है? गुफ कराल में मिला है, बुर्जहोम से मिला है, मार्तंड से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है? तो मानव के साथ साथ है कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, यह आपका बुर्जहोम से मिला है। ऑप्शन बी हमारा होगा बुर्जहोम, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, एक मिनट, इसमें पूछा जा रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या सेट सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में? तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी दोस्तों, यह आपकी की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। ऑप्शन डी हमारा सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो जो आचार्य विनोबा भावे हैं दोस्तों, यह पहली बार किस आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, यह हमसे पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, बारदोली आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो बात करें विनोबा भावे की दोस्तों, तो यह पहली बार जो गिरफ्तार हुए थे 1930 में गिरफ्तार हुए थे। 1930 में कौन सा आंदोलन चल रहा था दोस्तों? तो उस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार जो है विनोबा भावे 1930 में गिरफ्तार हुए थे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि जलियांवाला नरसंहार हुआ था। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1918 में, 13 अप्रैल 1917 में, या फिर 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1916 में। तो जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था दोस्तों, यह आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन सी होगा 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था दोस्तों, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपनी नाइटहुड उपाधि को जो है वापिस कर दिए थे। नाइटहुड उपाधि को किसने वापस किए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था दोस्तों, इसकी जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का। किसका? हंटर कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने 1909 ईस्वी में, 1910, 1911, 1912 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन को दोस्तों 1911 ईस्वी में जो है रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था दोस्तों? महालवाड़ी जो प्रथा थी, किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, या जमींदारों व कृषकों के साथ, या फिर ग्राम समुदाय के साथ? तो दोस्तों जो महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी, यह ग्राम समुदाय के साथ लागू की गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी वह कौन सी है? अपवाह के क्षेत्र से पूछा है दोस्तों, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी है, अमेजन नदी है, कांगो है, या मिसिसिपी नदी या मिसौरी कहा जाता है जिसे। तो अपवाह के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ी लंबी नदी जो है दोस्तों, यह आपकी अमेजन नदी है। ठीक, अपवाह के क्षेत्र में अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। जो प्रधान यमुनोत्तर रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, यह हमसे पूछा गया है। अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, या प्रशांत महासागर में? तो दोस्तों प्रधान यमुनोत्तर रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को अंध महासागर में काटती हैं। ऑप्शन ये हमारा सही होगा, अंध महासागर में काटती हैं। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन सा है? जो तमिलनाडु में मानसून किस महीने में आता है दोस्तों? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में? तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है दोस्तों, यह लौटते मानसून से होती है। तो मानसून हमारा कब लौटता है? नवंबर दिसंबर में जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के समवर्ती हैं? निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के समवर्ती राज्य हैं? पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड है? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो राजस्थान भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड भी, छत्तीसगढ़ भी, लेकिन पंजाब जो है हमारा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसमें पूछा गया था कि राज्यों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के समवर्ती हैं? समवर्ती नहीं है दोस्तों, इसमें रहेगा समवर्ती नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पंजाब जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, अच्छा आंसर नीचे दिया गया है दोस्तों, तो कौन कौन से होंगे? दूसरा था, तीसरा और चौथा जो है हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, बाकी पंजाब उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की एक दशीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। उत्तर प्रदेश में एक जो है दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है दोस्तों? 20.46%, या फिर 20.9%, या 22.19%, या फिर 18.69%? यह दोस्तों 2001 से लेकर 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, यह आपकी रही है दोस्तों 20.9%। ऑप्शन बी हमारा होगा 20.9%। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है दोस्तों कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में निजी जो है नीति घोषित की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीति घोषित की गई है दोस्तों अप्रैल 2000 से, या फिर अप्रैल 2001 से, अप्रैल 2002 से, अप्रैल 2003 से? या दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीति घोषित की गई है अप्रैल 2000 से। ऑप्शन ए हमारा होगा अप्रैल 2000 में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है?
अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सेवाओं का निर्यात होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न है कि खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी में, दूसरी में, या फिर पहली पंचवर्षीय योजना में। तो खादी ग्राम उद्योग स्थापना जो हुई थी दोस्तों, यह आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था दोस्तों? यह 1956 से 61 तक थी। 56 से 61 तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है जो गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, धातुओं के व्यापार से, ऋण पात्रों के व्यापार से, या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, या फिर शस्त्रों के व्यापार से है। तो जो गिल्ट एज्ड बाजार संबंध है दोस्तों, यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का फुल फॉर्म पूछा है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नीति का फुल फॉर्म जो होता है यह आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया होता है। क्या? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर क्या है दोस्तों? कह रहा है कि सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं? नहीं। बी ऑप्शन है कि वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। यह भी बात गलत कही गई है। ऑप्शन सी देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता ले सकते हैं। यह भी बात गलत है। इसमें कह रहा है डी ऑप्शन में कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, वे पंचायती राज्य के सदस्य के लिए अर्हत या योग्य हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य और विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज्य के सदस्य के लिए योग्य हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्नलिखित में से कौन करता है? कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निश्चय कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं, राज्यसभा सभापति करते हैं, या फिर भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय जो करते हैं यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है दोस्तों। और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यह अनुच्छेद 110 में कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थित होने में कह रहा है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कितने दिनों तक आप बिना बताए जो रह सकते हैं अनुपस्थित? 30 दिन तक, या फिर 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इसका सही आंसर जो होता है दोस्तों 60 दिन से अगर आप बिना बताए अनुपस्थित हैं तो उसके बाद आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? सर्वाधिक कर्जदार किसका है दोस्तों? स्विट्जरलैंड संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान का, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 का, या फिर कनाडा संविधान का? तो दोस्तों भारतीय संविधान इनमें से सर्वाधिक कर्जदार किसका है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। ऑप्शन सी हमारा होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का ऋणी है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है रक्त होता है। रक्त क्या होता है दोस्तों? एक संयोजी ऊतक है, या फिर एक उपकालिक ऊतक है, या ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त दोस्तों जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जो रक्त है एक संयोजी ऊतक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर में, मगरमच्छ में, मछली में, या फिर मेढक में होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला जो हृदय होता है दोस्तों यह आपका मेढक में होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है भारी जल है,
भारी जल है एक क्या है दोस्तों? शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है या फिर ईंधन है। भारी जल दोस्तों एक क्या है? तो भारी जल एक मंदक है। ऑप्शन बी हमारा होगा, भारी जल एक मंदक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू बिजली के तार आधार जो है रूप में कैसे हैं? घरेलू बिजली के तार जो है आधार रूप में कैसे हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन है, समांतर संयोजन है, श्रेणीबद्ध और समांतर संयोजन का संयोग है, या फिर प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह समयांतर संयोजन है। इसका सही आंसर क्या होगा? घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं दोस्तों? तो यह आधार रूप में समांतर संयोजक होते हैं, समांतर संयोजन है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि डेसिबल किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है? जो डेसिमल है किसे नापने के प्रयोग में लाया जाता है? यह जो डेसिमल नापने के प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, यह वातावरण की ध्वनि को नापा जाता है। डेसिबल से क्या नापा जाता है? डेसिबल से वातावरण की ध्वनि नापा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? द ब्रोकन विंग है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, या फिर द बर्ड ऑफ टाइम्स है, या द गोल्डन बर्ड है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सरोजिनी नायडू द्वारा जो यह पुस्तक है द गोल्डन बर्ड, यह इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ग्रीम ब्रदर्स द्वारा लिखी गई है द गोल्डन बर्ड। किसके द्वारा? ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा, ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य समरूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है, केरल से है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से। तो मोहिनी अट्टम की बात करें दोस्तों तो यह आपका है केरल राज्य से संबंध है। मोहिनी अट्टम का केरल राज्य से। उड़ीसा का जो होता है ओडिसी होता है, और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ यक्षगान नृत्य है, और तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम है। तमिलनाडु भरतनाट्यम, कर्नाटक की यक्षगान है, और उड़ीसा का तो ओडिसी है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है 53 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन गैस नहीं है दोस्तों, यह आपकी नाइट्रोजन जो है ग्रीन गैस नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि परितंत्र के दो मूल घटक हैं। परितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं? पौधे और प्राणी, जीवी और अजीवी, या फिर पौधे और प्रकाश, या घास पात और सूक्ष्म जीव। तो परितंत्र के दो मूल घटक होते हैं दोस्तों, जीवी और अजीवी। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, जीवी और अजीवी। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, दमन और दादर नगर हवेली की, या फिर पांडुचेरी या लक्षद्वीप की है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर पर है और दक्षिणी अंडमान पर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कौन सी भूमि है जो उस पर किसी देश का अधिकार नहीं है? वानुआतु है, अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, या सोलोमन द्वीप समूह है? तो दोस्तों इनमें से जो है यह अंटार्कटिका है। इस पर किसी देश का जो है, जो किसी देश का नहीं है, किसी देश का स्वामित्व में नहीं है, तो अंटार्कटिका जो है किसी के देश का नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 57 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 10 को, 22 को, 12 को, या फिर 9 सदस्यों को? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुच्छेद 80 के तहत यह 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। 12 सदस्यों को जो है नामित किया जाता है। और यह किस संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को नामित किया जाएगा, और इस जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि किस मंदिर जो है, कौन मंदिर है? येलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कौन सा मंदिर है जो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है और प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है और सबसे
बड़े मंदिरों में से एक है। जो है पातालेश्वर मंदिर है, या फिर भैरव का दूधनाथ, या फिर कैलाश मंदिर है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। यह प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाया गया और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कौन सा होगा? कैलाश मंदिर। और इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो हुआ था 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था कैलाश मंदिर का, और इसके निर्माण करने वाले थे राजा कृष्ण प्रथम थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? जहांगीर जो है किस कंपनी को अनुमति दिया था कि सूरत में कारखाना खोल सकती है? ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ऑप्शन है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जहांगीर दोस्तों, जहांगीर जो है 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति देता है कि आप वह सूरत में जो है कारखाना खोल सकते हैं। तो 1613 ईस्वी में किसको जहांगीर अनुमति दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापना कब की थी सूरत में? तो यह 31 दिसंबर, दोस्तों लिख रहे हैं 31 दिसंबर जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दोस्तों यह अपनी स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अपनी पहली कोठी या पहली कारखाना खोला था सूरत में दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उस समय कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठा था दोस्तों? वहां का शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, चंदेल के शासक थे, या प्रतिहार के, पाल के, या गढ़वाल के थे। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है तो वहाँ के शासक जो थे तो उस समय कन्नौज के शासक था गढ़वाल, जिसका नाम था जयचंद। कौन थे? जयचंद गढ़वाल का शासक था दोस्तों। और बात प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, निष्कप कहा जाता था, या फिर सुवर्ण कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे कहा जाता था दोस्तों दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? संलेखना किसे कहा जाता था? लेखन पद्धति थी, उपवास द्वारा प्राण त्यागना, या तीर्थकरों की जीवनी थी, या भित्ति चित्र था? तो जैन धर्म में संलेखना जो होता था दोस्तों उपवास द्वारा प्राण त्यागना, संलेखना कहा जाता था उपवास द्वारा प्राण त्यागना। और दोस्तों बात करते हैं तो एक शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह दोस्तों कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में दोस्तों यह अपना जो प्राण त्यागा था संलेखना विधि से ही त्यागा था। अगर पूछा जाए कौन सा शासक था जो संलेखना विधि से अपने प्राण को त्यागा था, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना संलेखना विधि से प्राण को त्याग दिया था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। संलेखना से तात्पर्य क्या है? तो उपवास द्वारा प्राण त्यागना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 5वां नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल, मार्टिया व्हीलर को, या फिर जेम्स प्रिंसेस को। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए हैं, कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट में कौन से प्रावधान दिए गए थे और उसको सही जो है उसको हमको चुनना है। तो चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों कि इसमें जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जी बिल्कुल बात सही कही गई, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर बात कह रहा है कि इनमें गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल था। बिल्कुल यह भी बात सही है। सी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि इसमें जो है प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया गया था। बिल्कुल प्रेसिडेंसियों जो कानून बनाते थे उनके अधिकार को छीन लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन 3 भी हमारा सही है। चौथा ऑप्शन है कि इसने जो है फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। यह भी बात सही है, भारत का गवर्नर जनरल कह दिया था। तो हमको लगभग जितनी बातें पढ़े हैं तो बिल्कुल सही बताई गई है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों बातें सही कही गई हैं। अब किस ऑप्शन में चारों बातें सही दिया गया है? तो ऑप्शन डी में हमारा दिया गया कि उपयुक्त बातें जो कही गई हैं सही हैं सब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी बातें जो हैं सही कही गई हैं। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कि 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कह रहा है कि इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? गांधी जी जो हैं आपके जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बाकी तीनों में अगर बात पूछा जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति भाग लिए थे, जो कि 1930 में हुआ था, 1931, 1932, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर हैं, BR अम्बेडकर, और उनके साथ एक व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू थे। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। ये दोनों व्यक्ति जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन हमसे पूछा गया है, किसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है, इसमें कह रहा है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे दोस्तों? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी जी थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा जा रहा है 8वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कहाँ से था? जो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था दोस्तों, कहाँ? असहयोग आंदोलन में, रॉलेट सत्याग्रह में, या फिर चंपारण आंदोलन में, या फिर दांडी यात्रा में। तो पहला सत्याग्रह या आंदोलन कौन किए थे? महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह या आंदोलन था इनमें से कौन सा था दोस्तों? तो महात्मा गांधी द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह जो है इनका पहला सत्याग्रह था। चंपारण जो आंदोलन किए थे पहला आंदोलन था इनका, जो कि 1900 कब किए थे? 1917 में किए थे दोस्तों। 1917 में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? यह 1917 में हुआ था। अब बात करें महात्मा गांधी के साथ कौन व्यक्ति गए थे और चंपारण सत्याग्रह में, तो इनके साथ थे 2 व्यक्ति और थे इनके साथ में। कौन कौन से थे? एक थे राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, और इनके साथ थे अनुग्रह सिन्हा भी थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह सिन्हा और महात्मा गांधी, 3 व्यक्ति जो हैं चंपारण सत्याग्रह में, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था दोस्तों, उसमें यह आंदोलन में गए थे 1917 में महात्मा गांधी। और इसमें 3 कठिया पद्धति को, जो 3/20 भाग नील बोया जाता था, इसको समाप्त किए थे महात्मा गांधी जी। क्या था? अब महात्मा गांधी से कितने क्वेश्चन हो गए तो बताइए कि जो है राजनीतिक दल में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम कौन था? चंपारण आंदोलन था। फिर उसके बाद चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन व्यक्ति गए थे? राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे? एक अनुग्रह सिन्हा भी थे।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए। ठीक, तो हमसे लेकिन पूछा गया था कि महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 9वां नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें से। कह रहा है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? कर्जन था, कैनिंग था, मिंटो था या फिर मेयो था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, यह आपका कर्जन था। बंगाल का विभाजन करने वाला जो था कर्जन था। अगर याद करने के लिए बताएं, पूछा जाए दोस्तों, बंगाल विभाजन करने जो बंगाल विभाजन करने वाला कर्जन, करने वाला कर्जन, बिल्कुल याद हो रहा दोस्तों, बिल्कुल। बंगाल विभाजन करने वाला कौन है? कर्जन है। कब किया था बंगाल विभाजन? तो यह 1905 में जो है बंगाल विभाजन किया था। 1905 में कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन कर दिया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था 1857 के विद्रोह के बाद? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग था? तो इसमें से पूछा है दोस्तों 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? यह बनाया था दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए हमारा होगा, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 में विद्रोह के बाद अपनी जो मुख्यालय बनाता है इलाहाबाद को बनाता है। ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और बात करें इलाहाबाद का जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में, इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो यहाँ से लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान थे दोस्तों, यहाँ इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। कौन थे? लियाकत अली। और इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग बनाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर वान झील टर्की में। तो संयुक्त लवणता जो पाई जाती है दोस्तों, यह आपकी पाई जाती है वान झील टर्की में। संयुक्त लवणता जो पाई जाती है वान झील टर्की में पाई जाएगी। और अगर यही पूछ लिया जाए दोस्तों कि उच्चतम लवणता जो है किस सागर में पाई जाती है, सबसे अधिक उच्चतम लवणता जो है किस सागर में पाई जाती है, तो यह आपका मृत सागर में जो है आंसर होगा। मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, लेकिन हमसे पूछा है उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ? वान झील में। और वही सागर की बात किया जाए तो मृत सागर में होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित, इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तीय गैस है। जी बिल्कुल सही बात है। कह रहा कि अधिकतम जो है तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यह बात गलत है दोस्तों। अधिकतम तापमान की जो मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा बी गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कह रहा है कि लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जो लवणीय जल में उगने वाले पौधे हैं क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, मीजोफाइट्स कहा जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है या फिर थाइलोफाइट्स कहा जाता है। जो लवणीय जल में उगने वाले पौधे हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों हेलोफाइट। क्या होता है? ऑप्शन सी हमारा होगा, हेलोफाइट कहा जाता है कि जो लवणीय जल में उगने वाले पौधे हैं उसे हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 2011 के जनगणना के जो है अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दूसरे नंबर पर जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है भारत का? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है या पश्चिम बंगाल है?
तो दोस्तों पूछा है दूसरे स्थान पे जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो यह हमारा जो होगा दूसरे स्थान पे है आपका, यह महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी हमारा होगा महाराष्ट्र में है। और अगर बात करें दोस्तों पहले नंबर पे कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे अगर बात पूछा जाए तो तीसरे नंबर पे बिहार है, चौथे नंबर पे जो है आपका पश्चिम बंगाल है दोस्तों। तो ठीक, अगर जनसंख्या की दृष्टि से फिर से पूछ लिया जाए क्वेश्चन की पहले स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार, चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। 16 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा कि एंट्री पार्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है। जो एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है दोस्तों, क्या तात्पर्य है, निर्यात व्यापार है या फिर आयात व्यापार है, तटीय व्यापार है या फिर निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। जो एंट्री पार्ट होता है दोस्तों, यह होता है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। इसका तात्पर्य जो है एंट्री पार्ट का जो है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें मिलान करना है दोस्तों, तेल शोधन कारखाना दिया गया है और राज्य के साथ मिलान करना है। पूछ रहा है तटीपाका जो है, तटीपाका तेल शोधन कारखाना कहाँ है दोस्तों, यह आपका आंध्र प्रदेश में है। तटीपाका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कोयली की बात करें तो कोयली कहाँ है, यह गुजरात में है। और नागपट्टिनम कहाँ है, नागापट्टिनम, नागापट्टिनम आपका तमिलनाडु में है दोस्तों। और नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ है आपका कहाँ है, असम में है। नुमालीगढ़ कहाँ है, असम में है। और तटीपाका कहाँ है, आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात में, नागापट्टिनम तमिलनाडु में। तो हमारा ऑप्शन पहले का तीसरा होगा, दूसरे का पहला। किस ऑप्शन में है, पहले का तीसरा। पहले का तीसरा सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों हमको। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पहले का तीसरा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कह रहा कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर सुझाव दिया था। किस समिति ने जो है भारत में कृषि जोत कर सुझाव दिया था। राज्य समिति थी, वाचु समिति, कार्वे समिति, मराठे समिति। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, भारत में जो है कृषि जोत टैक्स का सुझाव देने वाली जो समिति थी यह राज्य समिति थी। कौन सी थी, राज्य समिति। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि बैंक दर का आशय है। बैंक दर का आशय क्या है, साहूकारों द्वारा, जो कह रहा है कि साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर है या फिर अनुचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, या सी ऑप्शन है बैंकिंग संस्था की लाभ दर है, डी ऑप्शन है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो बैंकिंग दर का जो आशय है दोस्तों, यह केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है कि अवमूल्यन तब अधिक होता, कह रहा कि अवमूल्यन तब अधिक कारागार होता है। कब अधिक कारागार होता है अवमूल्यन दोस्तों, तो अवमूल्यन दोस्तों तब अधिक कारागार होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक होती है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि अवमूल्यन तब अधिक कारागार होता है कि जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे जो है 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों जो है पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा दोस्तों कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे जो है अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। कितनी जनसंख्या है जो पंचायतें गठित नहीं की जा सकती, उनके अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। ऑप्शन आपके सामने 25 लाख है, 20 लाख है, 35 लाख है, 30 लाख है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 20 लाख जनसंख्या, यहाँ पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 22 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। किस विषय पर जो है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ले सकते हैं, राजदूतों की नियुक्ति पर, विधेयकों पर स्वीकृति देना, या फिर राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देना, या फिर लोकसभा भंग करने पर। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो है विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए अपने मंत्रिमंडल से अनुमति नहीं लेते हैं। ठीक, जो है सलाह नहीं लेते हैं।
राष्ट्रपति अपने जो है विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा 6 मूल अधिकारों में से नहीं आता है। जो 6 मूल अधिकारों में से कौन सा नहीं आता है इन ऑप्शनों में से? समानता का अधिकार नहीं आता है, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मूल अधिकारों में जो दोस्तों है यह इनमें से विरोध का जो अधिकार है यह मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि विरोधों का जो अधिकार है, विरोध करना अधिकार है, यह मूल अधिकार में नहीं है। और यही बात करें अगर दोस्तों मूल अधिकार के बारे में, तो मूल अधिकार की किस भाग में चर्चा की गई है? तो भाग 3 में चर्चा की गई है। और वहीं बात करें तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो मूल अधिकार जो है दोस्तों यह हमारा 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और अगर यही बात पूछा जाए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक दोस्तों। और बात करें मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो कितने प्रश्न बने हमारे दोस्तों? यहाँ से अगर पूछा जाए प्रश्न कि मूल अधिकार में जो है किस भाग में चर्चा की गई है, तो भाग 3 में की गई है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक है। वहीं बात किया जाए अगर जो है कि किस संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि हाल जो है हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं दोस्तों किसके संविधान से? केवल भारत में देखते हैं, केवल यूके में देखते हैं, केवल यूएसए में देखते हैं, या भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं? तो हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें दोस्तों तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है भारत में। तो भारत और यूएसए दोनों में देखा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। ऑप्शन डी हमारा होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था जो है भारत और यूएसए दोनों के संविधान में है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 26 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। कह रहा है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वत्रित दाता होता है। कौन सा जो ब्लड ग्रुप होता है सबको डोनेट कर सकता है दोस्तों? डोनर होता है जो कौन सा ब्लड ग्रुप का? ओ का, बी का, ए का या फिर ए बी का? तो दोस्तों जो ब्लड ग्रुप ओ होता है यह सबको जो है सर्वाहारी कहा जाता है, यह सर्वाहारी सभी को जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वह सभी को अपना ब्लड दे सकता है। सीधी बात करें दोस्तों तो अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है 27 नंबर का कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की कुंडली जो है द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो यह की गई थी आपकी वाटसन प्लस क्रिक के द्वारा की गई थी। वाटसन प्लस और क्रिक के द्वारा की गई थी। जो डीएनए का द्विकुंडली संरचना की गई थी दोस्तों यह वाटसन तथा क्रिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक जो है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वाजेरिया जो है, इक्वाजेरिया निम्नलिखित में से मिलकर बनाया जाता है। किससे मिलकर बनाया जाता है इक्वाजेरिया दोस्तों? तो इक्वाजेरिया की बात करें दोस्तों तो यह नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोलिक अम्ल से बनाया जाता है। किससे? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 29 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा जो है प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या रेक्टिफायर द्वारा। तो प्रत्यावर्तित विद्युत धारा को जो है दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत होती है? रेक्टिफायर द्वारा। किसकी जरूरत होती है? रेक्टिफायर द्वारा जो है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? जो पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या फिर पौधों के ताप को मापने के लिए किया जाता है। जो पायरोहीलियोमीटर होता है दोस्तों, जो पायरोहीलियोमीटर होता है यह सोलर रेडिएशन को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके? सोलर रेडिएशन को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोहीलियोमीटर का। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी से हम बताते हैं कि इसमें कह रहा है कि हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है?
अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसके रचनाकार जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पूछा है मधुबनी कला प्रसिद्ध है। मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तंजौर की है, मिथिला की, हैदराबाद, भुवनेश्वर की। यह सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। मधुबनी जो कला प्रसिद्ध है यह मिथिला की है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किए थे दोस्तों? यह आपके किए थे एजी टांसले ने किए थे। कौन है? एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग जो किए थे एजी टांसले किए थे। और कब किए थे दोस्तों? 1935 में। 1935 में। और बात करें दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर जो है वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल पता होगा कि नेपाल जो है सिक्किम के पास में है, तो नेपाली भाषा जो है सिक्किम राज्य के पास बोली जाती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 55-56 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? किस देश की सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की, ब्राजील की, कनाडा, भारत की। तो सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है दोस्तों चीन जो है, इसकी सीमा जो है टोटल 13 देशों के साथ लगती है। कितने? 13 देश के साथ चीन की सीमा लगती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है दोस्तों? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। सभी को पता होगा कि क्षमा देने का जो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जिसको पता है यह है आपका राष्ट्रपति को। किसको दिया गया है क्षमा? जो है क्षमा फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी के फांसी को माफ कर सकते हैं, मृत्युदंड को। अगले प्रश्न की बात करते हैं 58 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि मथुरा कला, एक मिनट, इसमें पूछा जा रहा है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा दोस्तों? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में। मथुरा। तो इसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? कौन सिख गुरु थे जो विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किए थे? ऑप्शन आपके सामने है। गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो इनमें से जो है गुरु अर्जुन देव जो है, ऑप्शन सी हमारा होता है, गुरु अर्जुन देव जो है विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किए थे। तो ऑप्शन क्या हमारा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन का शासक कौन था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिससे टका जारी करने वाला जो शासक है दोस्तों यह है आपका इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश जो है उत्तर भारत में टका जारी करने वाला शासक है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और बात करें इल्तुतमिश को दोस्तों, इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह गुलाम वंश से था, गुलाम वंश से था दोस्तों। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका? ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक दोस्तों। और इसने जो है इक्ता प्रथा व्यवस्था लागू किया था। क्या था? इक्ता प्रथा व्यवस्था कौन लागू किया था? तो यह था इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा व्यवस्था लागू किया था। इसमें क्या था दोस्तों? तो इसमें जो सैनिक थे उनको वेतन के बदले भूमि देना पड़ता था। तो इक्ता व्यवस्था लागू करने वाला कौन है? इल्तुतमिश है। यह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि यह गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और गुलाम वंश से था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि तीसरा नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ऑप्शन आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है या स्कंदगुप्त है। इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय का, कह रहा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद थे, राहुलोभद्र थे, या फिर मखली गोसाल थे, या उपाली थे। तो दोस्तों इसमें सही आंसर जो होगा आपका, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं ये मखली गोसाल है। कौन है? मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इन ऑप्शनों में से कौन सा स्थान जो है पाकिस्तान में है वर्तमान समय में? कालीबंगा,
हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसमें से जो दोस्तों आपका है हड़प्पा है, यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किस जिले में है दोस्तों? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। माउंट गोमरी जिले में है दोस्तों, यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में है। अब बात करें हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यह रावी नदी के तट पर है। किसके है? रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा की बात करें दोस्तों, इसकी खोज कौन किए थे? तो इसकी खोज किए थे राखलदास बनर्जी किए थे। सॉरी दोस्तों, इसकी खोज किए थे दयाराम साहनी किए थे। कौन थे? दयाराम साहनी किए थे। दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। ठीक, दयाराम साहनी जो है 1921 में किए थे हड़प्पा की खोज। अब बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। इसकी खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? कौन व्यक्ति कहे थे कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। जवाहरलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी थे, महात्मा गांधी थे, या फिर यस्सी बोस थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन व्यक्ति कहे थे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो इसको कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हमारा होगा, जवाहरलाल नेहरू कहे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सही होगा कि दो जो है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, या फिर लिन लिथगो कमीशन। तो इसमें सही आंसर जो होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी समिति जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या हंटर कमीशन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगा? ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर बात करें दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कब हुआ था? यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? यह आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था दोस्तों। और इसमें पूछा जा रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन हुआ था? तो बंग भंग से पहले जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है बंग भंग का आंदोलन शुरू किए थे दोस्तों। बंग भंग आंदोलन शुरू करने वाले जो थे दोस्तों आपके बेमोस चंद्र बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? पृथ्वी पर पानी कितने भाग पर ढका है दोस्तों? 1/4 है, आधा भाग है, 2/3 है, या 3/5 है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी पर जो पानी है 2/3 भाग से ढका हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूरोप में है। ऑप्शन बी हमारा होगा, यूरोप में के क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है लातूर किस प्रांत में स्थित है? लातूर जो है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो लातूर दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ दोस्तों एक बार भूकंप आया था इसलिए यह लातूर चर्चा में है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, या फिर उत्तराखंड में? तो पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है यह आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो 5 पर्वत पाए जाते हैं। एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है आपका जास्कर, और चौथा है आपका पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। तो कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी।
2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की थी? उड़ीसा की, बिहार की, झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो थी दोस्तों यह बिहार की थी। क्या? बिहार की। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो जो है भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है यह मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मनमोहन सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ दिखाई देती है, कहाँ से संबंधित है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहाँ दिखाई देती है? या कृषि क्षेत्र में भी दिखाई देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहला और दूसरा दोनों सही है। कृषि क्षेत्र में भी दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है दोस्तों जैसे किसी काम को दो व्यक्तियों की ज़रूरत है लेकिन उसमें चार व्यक्ति लगे हों। सीधे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, खेतों में काम होता है जैसे कि वहाँ दो आदमियों का काम है तो दो आदमी और एक्स्ट्रा लग जाते हैं घर वाले कि चलो जल्दी से काम हो जाएगा, लेकिन उसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उत्पादन को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? इसे जो है हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है बांस को, कॉफी को, बासमती चावल को या फिर आम को कहा जाता है। तो हरित स्वर्ण कहा जाता है दोस्तों, जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है यह आपके बांस को कहा जाता है जिसे बम्बू कहते हैं। बांस को जो कहा जाता है दोस्तों ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरित सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, कब होता है दोस्तों? जो बैंकों के नकद कोष का अनुपात में कमी का प्रभाव होता है कब होता है? बैंकों की आय में वृद्धि होने पर, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, या फिर बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी में। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ऑप्शन आपके सामने सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीडीपी कहा जाता है, बी ऑप्शन जनसंख्या है, सी ऑप्शन खदान है, डी ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय है। तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध जो है यह सकल घरेलू उत्पाद से है, जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोस्तों जिसे जीडीपी कहा जाता है। क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायतों के पंचों के द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन के, या फिर जिलाधीश के द्वारा मनोनयन। तो पंचायत के सरपंच का जो चुनाव होता है यह होता है दोस्तों आपका किसके? पंचायत के पंचों द्वारा जो है पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है, पंचायत के पंचों द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जो है सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थता के कारण, संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन पर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, संविधान के अतिक्रमण पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है? यह अनुच्छेद जो होगा आपका अनुच्छेद 56 में कहा गया है दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 56 में। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या सी ऑप्शन है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भारत में प्रजातंत्र जो है इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुन जो है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, इसलिए भारत प्रजातंत्र है कि जनता सरकार को चुन सकती है, जनता सरकार को बदल भी सकती है। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलता है? मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता, या अवसर की समानता, या सी ऑप्शन धर्म की स्वतंत्रता, डी ऑप्शन शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इसमें पूछा गया मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है दोस्तों? तो यह है अवसर की समानता है दोस्तों। अवसर की समानता जो है केवल भारतीयों के लिए है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद आपके 16 है। कौन से? अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसर की समानता। ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों,
इसमें पूछा गया है ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन या पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऊर्जा के विकल्प के रूप में जो है स्वीकारा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए का, प्रोटीन का, इंजाइम का या फिर हार्मोन का। तो हमारे शरीर में दोस्तों विटामिन ए का जो है निर्माण नहीं होता है। विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ए और सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 28 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था दोस्तों। भेड़ है, उलक है, खरगोश है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था दोस्तों तो यह भेड़ है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा भेड़। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दूध का औसत पीएच मान होता है। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है दोस्तों। 6.1, 6.6, 8.0 या फिर 7.4। तो दूध का औसत जो होता है दोस्तों पीएच मान यह होता है 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है। कितना 6.4 से लेकर 6.8 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है कि ऑप्शन 6.6 दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है 30वां नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। जो चुंबकीय सुई होती है किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन आपके सामने है पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ या फिर आकाश की तरफ। तो जो चुंबकीय सुई है यह आपकी दोस्तों यह उत्तर दिशा को दर्शाती है। क्या उत्तर दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो मनाया जाता है यह आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा O2 जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे है। पादप संरक्षण से है, बाघ परियोजना से है, घड़ियाल परियोजना से है, पादप प्रजनन से है। तो चिपको आंदोलन की बात करें दोस्तों तो यह पादप संरक्षण से है। किससे है। पादप संरक्षण से है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसमें जो है वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। वृक्षों की कटाई करने के विरोध के रूप में इस आंदोलन को शुरू किया गया था जिसे नाम दिया गया चिपको आंदोलन। इसमें जो है महिलाएं पेड़ों को पकड़कर चिपक जाती थी। इसका चिपको आंदोलन दिया गया है। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दक्षिण का मानचेस्टर है। दक्षिण का मानचेस्टर कौन है दोस्तों। कोयम्बटूर है, मदुरई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है। तो दक्षिण का मानचेस्टर जो कहा जाता है दोस्तों यह आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मानचेस्टर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। और अगर बात करें दोस्तों भारत का मानचेस्टर किससे कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे। अहमदाबाद को। और अगर वहीं बात करें दोस्तों उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर जो है आपका कानपुर को कहा जाता है। किसे। कानपुर को। ठीक। अब बताइए कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर और जो है उत्तर भारत का मानचेस्टर जो है भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है 56 नंबर का प्रश्न है। इसमें है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव, श्रीलंका। तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। ऑप्शन बी हमारा होगा वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। जो वेटिकन सिटी कहाँ पड़ता है। यूरोप महाद्वीप में। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है। ऑप्शन आपके सामने अजंता की गुफाएं, बी ऑप्शन उदयगिरी से, सी ऑप्शन मेहरगढ़, डी ऑप्शन भीमबेटका से। तो नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी मिलती है यह आपकी मिलती है भीमबेटका से।
ऑप्शन बी हमारा होगा, ऑप्शन डी हमारा होगा भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और आज का अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट में दिया था? कौन था जो शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन में है औरंगजेब, दारा शिकोर, मीर जुमला या अबुल हसन कुतुब साथ हैं। तो शाहजहां को जो कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था, कौन शासक था दोस्तों? तो ऑप्शन आपका हमारा होगा, ऑप्शन सी होगा, मीर जुमला जो है कोहिनूर हीरा को शाहजहां को दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा दूसरा प्रश्न है। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्क ए चिहलगानी का दमन किया था? पूछ रहा है किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों अगर बात करें तुर्कान ए चिहलगानी का जो दमन किया था दोस्तों, कौन दमन किया था? तो इसको दमन करने वाला है बलबन। ठीक दोस्तों, दमन करने वाला है बलबन। और दोस्तों इसका गठन करने वाला कौन है? तो इल्तुतमिश इसका गठन किया था। गठन कौन किया था? इल्तुतमिश। और समाप्त कौन किया? बलबन। तो हमसे पूछा था समाप्त कौन किया? तो बलबन ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सती प्रथा का जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वह कहाँ से मिलता है? भीतरी अभिलेख से, एरण अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख, देवगांव अभिलेख से। तो दोस्तों जो सती प्रथा का मिलता है साक्ष्य मिलता है, यह मिलता है आपका एरण अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख की बात करें दोस्तों तो यह कहाँ है? एरण अभिलेख आपका मध्य प्रदेश से मिला है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? सीधे पूछ सकता था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थल अब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इनकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इन ऑप्शनों में से जो है एक हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? सिकंदरिया है, लोथल है, महास्थानागढ़ है या फिर नागपत्तनम है? तो दोस्तों हड़प्पा में बात करें तो लोथल से जो है बंदरगाह मिले हैं। गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है लोथल से। और लोथल की बात करें दोस्तों यह कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में है। क्या बोलते हैं? गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? आपके भोगावा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे कौन सा है? लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है। ठीक दोस्तों, अब बात करें कि इसमें पूछा था कि हड़प्पा का जो बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के किनारे है। अगले प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए उन पर विचार करना है। कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है कौन सी बातें सही गई? 1935 के बारे में कौन सी बातें सही कही गई यह हमसे पूछा जा रहा है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था? जी बिल्कुल था। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, यह भी बात थी। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध भी था जो कि 1935 के अधिनियम में। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, यह भी था। तो हमारे जो बातें कही गई हैं तीनों सही कही गई। किस ऑप्शन में दिया गया तीनों बातें सही हैं? तो ऑप्शन डी में हमको दिख रहा है पहली, दूसरी, तीसरी बातें जो हैं सही कही गई हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि सभी बातें जो हैं सही कही गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य जो है संबंधित है। यह बात जो कही है किसके संबंध में है? नरेंद्र देव से है, अच्युत पटवर्धन से है, जयप्रकाश नारायण से या जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई है? तो यह बात जो कही गई है दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई है कि मैं समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आठवां प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ तुठ जो पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ तुठ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी हैं, नरसिम्हा राव हैं, महात्मा गांधी हैं। यह पुस्तक जो है आप सभी लोगों को पता हो दोस्तों, या कई बार एग्जामों में पूछा गया कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? जो लॉर्ड कर्जन के समय में उग्रवाद पनपा था उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण दोस्तों इसमें से उसका था बंगाल विभाजन का जो था। कर्जन जो है बंगाल विभाजन किया था, जो कि 1905 में किया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। उसके बाद जो है उग्रवाद पनप गया था। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमसे पूछा रहा था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसमें हमसे पूछा गया था कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जो था बंगाल विभाजन का था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जो नील क्रांति का नेतृत्व किए थे, कौन किए थे दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, बुधु भगत और झिंदारी मानकी, या फिर बी ऑप्शन है दीनबंधु मित्रा एवं जो है मधुसूदन दत्त थे। सी ऑप्शन है बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा थे। डी ऑप्शन है दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास थे। तो नील क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो देश तो थे इसमें से, यह थे आपके दिगंबर विश्वास एवं जो है विष्णु चरण विश्वास थे। कौन थे? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास थे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कह रहा है यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है डागर बैंक, वह कहाँ स्थित है दोस्तों? बाल्टिक सागर में है, इंग्लिश चैनल में है, उत्तरी सागर में है, नॉर्वेजियन सागर में है। तो यूरोप का जो डागर बैंक है दोस्तों, यह स्थित है आपका उत्तरी सागर में। कहाँ है? उत्तरी सागर में। यह मत्स्य क्षेत्र, यहाँ मछली पाई जाती है। ठीक, कहाँ है? मत्स्य सागर जो है सॉरी दोस्तों, मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक जो है उत्तरी सागर में आपका स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित देशों में के समूहों में से कौन से एक समूह जो है वेनिक्स देश में कहा जाता है? जो है इसमें लिखा गया है वेनिलक्स लिखा गया है, लेकिन दोस्तों वेनिक्स होता है। वेनिक्स में कौन कौन देश आते हैं यह हमसे पूछा गया है। बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड आते हैं, या बी ऑप्शन में कह रहा है बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग आते हैं, या फिर डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग आते हैं, या फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, बेनिक्स देश में जो आते हैं 3 देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। कौन होंगे? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन बी सही होगा, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। पूछा जाए बेनिक्स में कितने देश आते हैं, तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में जो है कौन सी चट्टान प्रणाली जो है नवीनतम है? विंध्या है, या फिर कुड़प्पा है, धारवाड़ है, गोंडवाना है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली है भारत में नवीनतम है? तो भारत में नवीनतम की बात करें दोस्तों, तो आपका गोंडवाना होगा। कौन होगा? गोंडवाना। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले इसमें पूछा जा रहा है माउंट आबू निर्मित है, किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से है, चारनोकाइट से है, नीस से है, बलुआ पत्थर से है। तो माउंट आबू जो है निर्मित है आपका दोस्तों नीस से है। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा होगा, नीस से निर्मित है माउंट आबू। माउंट आबू की बात करें तो यहाँ दोस्तों जैन मंदिर है, माउंट आबू की पहाड़ी में यहाँ जैन मंदिर है। कौन मंदिर है? जैन मंदिर। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है साक्षरता दर जो है उच्चतम थी? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ थी। तो साक्षरता दर जो उच्चतम थी दोस्तों, यह आपकी गौतम बुद्ध नगर की थी। कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर की उच्चतम थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना चाहिए, राष्ट्रीय आय में कमी करना चाहिए, या फिर मुद्रा पूर्ति को वृद्धि करना चाहिए, या फिर सरकारी आय में वृद्धि करना चाहिए। तो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए दोस्तों आपको करना चाहिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना चाहिए। अगर आप भुगतान संतुलन को दूर करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है
इसमें है कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करते हैं? नीति आयोग जो है CSO, या फिर NSSO, या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो दोस्तों जो पूछा गया है कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है, यह करता है NSSO। क्या होगा? NSSO। NSSO। ठीक दोस्तों, जो गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण करता है NSSO करता है। इसके फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए, इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। सही ऐतिहासिक क्रम क्या है दोस्तों? पहले किस कंपनी का स्थापना की गई थी? तो चलिए बात करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण की स्थापना हुई थी 1975 में। आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अग्रणी बैंक योजना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में दोस्तों। ठीक, और बात करें नाबार्ड की, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। कब हुई थी नाबार्ड की? 1982 में। और लास्ट ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। अब हमको सही क्रम से लगाना है, यही हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले किसका हुआ था? तो 1955 में जो है हमारा भारतीय स्टेट बैंक का हुआ था। तो चौथा नंबर जो है पहले स्थान पे आना चाहिए, बाकी डी में नहीं है, सी में नहीं है, ए में है और बी में है। तो ठीक, पहले स्थान पे स्टेट बैंक को रखा जाएगा। फिर उसके बाद किस बैंक को रखा जाएगा? तो आपका 1969 में अग्रणी बैंक की योजना हुई थी, बाकी 75-82 बड़े हैं। तो सबसे पहले किसकी हुई थी? 1969 में अग्रणी बैंक की। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बाकी ए में नहीं दिया गया है। ए में दे गया है नवाडा को दे दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा कि सबसे पहले जो है किस बैंक की स्थापना हुई थी? सबसे पहले 1955 में आपका भारतीय स्टेट बैंक की, उसके बाद 1969 में अग्रणी बैंक योजना, फिर उसके बाद जो आपका 75 में होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा जा रहा है, इसमें है कि सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है दोस्तों? वर्तमान पीढ़ी को कह रहा कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, या बी ऑप्शन है आपके सामने कह रहा है कि वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, या औद्योगिक विकास, या फिर कृषि विकास। तो सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका अभिप्राय होता है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ विकास के साथ साथ जो है भविष्य का भी विकास देखा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 21 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होगा? कितने समय तक मान्य होता है? 6 सप्ताह का, या 6 माह तक, या 60 दिन तक, या फिर 1 माह तक? तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है उसकी अवधि होती है दोस्तों 6 माह तक। ऑप्शन बी हमारा होगा, उसकी अवधि जो होती है राष्ट्रपति के अध्यादेश की 6 माह तक की होती है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है। जो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद जो है व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है, किसके? राज्य के प्रति होते हैं, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या फिर सरकार के प्रति। तो संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद व्यवस्थापिका जो माध्यम में उत्तरदायी होते हैं, यह होते हैं आपके जनता के प्रति। क्या होते हैं? जनता के प्रति होते हैं। ऑप्शन बी हमारा होगा, जनता के प्रति। क्या होते हैं? जनता के प्रति। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, विधि का शासन जिस प्रकार समानता को प्रतिष्ठित करता है वह है। विधि का शासन जिस प्रकार समानता को प्रतिष्ठित करता है वह क्या है? मूल विषयक है, प्रक्रियात्मक है, वितरक है, प्रतिमानित है। तो विधि का शासन जिस प्रकार समानता को प्रतिष्ठित करता है वह दोस्तों प्रक्रियात्मक है। क्या है? प्रक्रियात्मक। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? किस वर्ष संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी दोस्तों? 1975 में, 1976 में, 1978 में, या 1979 में? तो सभी लोगों को पता होगा दोस्तों 1976 में आपकी संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किया गया था, जिसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों।
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि है, दंत वल्क है, डेंटिन है या सीमेंटन है? तो दोस्तों इसमें पूछा है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? यह होता है आपका कौन सा है? दंत वल्लक होता है। क्या है? दंत वल्क होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, दंत वल्क। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? हीलियम नहीं होती है, नियान नहीं होती है, आर्गन नहीं या फिर रेडान नहीं होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, वायु में कौन सी गैस नहीं होती है? तो रेडान गैस वायु में नहीं होती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, रेडान गैस जो है वायु में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। जो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है क्यों, कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अवर्ण अभिक्रियाओं द्वारा होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो होता है दोस्तों, यह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो होता है क्या? जो है चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करना है, तब क्या होता है दोस्तों? तो इसमें होता है जब चंद्रमा से जो है पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है कोई पिंड, इसका होता है दोस्तों, इसमें होता है पृथ्वी का उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन डी हमारा होगा। अगर चंद्रमा से कोई पिंड पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से नेक सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? नेक सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ है, झुप्पा लाहिरी है, किरण देसाई है, शोभा डे है। तो नेम सेक पुस्तक के रचयिता जो दोस्तों हैं यह आपके झुप्पा लाहिरी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, झुप्पा लाहिरी जो है नेक सेक पुस्तक के रचयिता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 7 जुलाई को, 21 दिसंबर को या 23 जून को? सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 5 जून को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है दोस्तों? इसमें पूछा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य जो है पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा जो है राष्ट्रीय आंदोलन है? ग्रीनफील्ड आंदोलन, ग्रीन पीस आंदोलन या फिर क्वीन यन या फिर इकोफील्ड? इसका सही आंसर जो होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जो है यह है ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस आंदोलन का उद्देश्य जो है पर्यावरण के संबंध में जो विश्व को बचाना है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ग्रीन पीस का जो संबंध है या फिर जो है विश्व को बचाना, पर्यावरण की समस्याओं से विश्व को बचाना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 55 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। भारतीय दलहन जो है अनुसंधान संस्था कहाँ है? भोपाल में है, पटना में, कानपुर, हैदराबाद में। तो पूछा है दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो यह आपकी कानपुर में है। दलहन अनुसंधान की बात करें तो कानपुर में अवस्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम है, बर्न है, लग्जमबर्ग है, मैड्रिड है। तो स्वीडन की राजधानी दोस्तों स्टॉकहोम है। ठीक, स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 भाग या 1/5? तो 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 भाग जो हैं सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? जो पंचमुखी गुफाएं हैं दोस्तों यह किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, वाराणसी में है, सोनभद्र में है या चंदौली में है? तो पंचमुखी जो गुफाएं हैं दोस्तों यह आपकी सोनभद्र में है। कहाँ है पंचमुखी गुफाएं आपकी? कहाँ है? सोनभद्र में है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर पूछा जाए पंचमुखी गुफाएं कहाँ हैं तो यहाँ सोनभद्र में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई है? उद्घाटन नहीं पूछा, आधारशिला पूछा दोस्तों। भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई है?
5 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 या फिर 12 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020 को। तो भारत में नए संसद की आधारशिला जो रखी गई है दोस्तों, यह आपके 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। जो है संसद में नए आधार जो है भारत में नए संसद की आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर या 18 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को, 19 फरवरी को, 20 फरवरी को या 21 फरवरी को। तो विश्व भर में जो है सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट करिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि हम वीडियो लगातार आपको अपलोड करते रहें। और दोस्तों